साथियों, क्रांति कथा के 133वें भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आओ बढ़ते हैं एक महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो कल का जो क्रांति का भाग था उसका शेष भाग आज हम करने जा रहे हैं। अपने आरंभिक क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो उन्होंने साथी मिले थे भरोसे के नहीं थे, जिसमें कुछ का उद्देश्य तो राजनीतिक डकैतियों का बहाना लेकर अपने लिए पैसा कमाना था। कुछ लोगों ने तो नोट बनाने का झांसा देकर उन्हें ठगना चाहा। पोल खुल जाने पर बिस्मिल को मारने का प्रयत्न भी किया और उन पर गोली भी चलाएगी, पर वे बाल बाल बच गए। बिस्मिल ने ऐसे साथियों को ठिकाने लगा कर उससे बदला भी लेना चाहा, पर उसकी माताजी ने उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया। बिस्मिल को बनाने में उसकी माताजी का बहुत हाथ था और बिस्मिल भी उसकी हर बात मानते थे। क्रांतिकारियों का जो वृहद संगठन उत्तर प्रदेश में बना, उसके लिए प्रभावशाली सदस्य अब राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस दल का नाम था हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ और उसके संगठन के सचिंद्र नाथ सालिन ने पर अपनी दिलेरी और सूझबूझ अनुभव के आधार पर इस संघ की फौजी शाखा के प्रभारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कि भी रिएक्शन जुझारू कार्य किया जाता था। वह राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में संपन्न किया होता था। एक राजनीतिक डकैती का आयोजित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया। इस दल में 10 बाहरी व्यक्ति सम्मिलित हुए। वह राम प्रसाद में बिस्मिल डाके डालने के पक्ष में नहीं रहते थे, पर दल की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें विवश कर दिया गया। जिस व्यक्ति के घर डाका डाला गया तो बहुत धनी और कंजूस था, वह समाज विरोधी भी था। सोच समझ कर ही उस व्यक्ति को चुन लिया गया। क्रांतिकारियों का दल क्रांति के अंधेरे में गोलियां छोड़ता हुआ गांव में प्रवेश कर गया और सेठ को पकड़कर धन वसूल लिया जाने लगा। वैसे गांव वाले उस सेठ से अप्रसन्न रहते थे, पर उस पर संकट आया हुआ देखकर उसकी सहायता करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। वे लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर कुछ लाठियां और हथियार आदि लेकर क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए जा पहुंचे। राम प्रसाद बिस्मिल ने भरकस प्रयास किया कि हवा में गोलियां छोड़कर गांव वालों को डरा धमका कर वापस भेजने के लिए बाध्य किया जाए, पर गांव वाले उसका उल्टा ही समझ लिया। वह गलत अंदाजा डाकू दल के पास डराने धमकाने वाले ही तमचे। इस भर में लोग निर्भरता से क्रांतिकारियों पर पिल पड़े। संग्रह में सवेर बिस्मिल घायल हुए। जब उन्होंने देखा कि उसके साथी गांव वालों दोबारा पकड़े जा सकते, तब उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और गोलियां गांव वालों के पैरों में मारी, जिससे मरे नहीं घायल होकर रह जाए। गोली वर्षा के कारण गांव वाले पीछे हट गए, तो कुछ धन मिला उसे लेकर क्रांतिकारी दल भी लौट गया। गांव के कुछ साहसी लोगों के दल ने उसका पीछा किया, पर फिर मुठभेड़ हुए। 2 गांव वाले मारे गए। गांव वालों के मारे जाने पर बिस्मिल को बहुत खेद हुआ। वह सोचने लगे कि दल के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कुछ अन्य उपाय सोचे जाए। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफर करते हुए जा रहे थे और गार्ड के डिब्बे के पास वाले डिब्बे में बैठे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर रुपयों की एक थैली लेकर गार्ड के डिब्बे पहुंचा। वहां बंदूक खोलने बंद होने की कुछ खटपट सुनाई दी और स्टेशन मास्टर खाली हाथ वापस हो गया। बिस्मिल को यह समझते देर नहीं लगी कि प्रत्येक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन की आमदनी इस प्रकार गार्ड के डिब्बे में रखी संदूक में डालता होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि गार्ड के डिब्बे में रखा संदूक लोहे की जंजीरों से इधर उधर कसा हुआ होगा। इस बात का इंतजाम करने के लिए वे अगले स्टेशन पर प्लेटफार्म पर उतरे और उन्हें उड़ती हुई नजरों से डिब्बे के अंदर झांक कर देखा। उन्होंने पाया कि लोहे का संदूक जंजीर से नहीं बंधा था। इस स्टेशन का मास्टर भी अपने स्टेशन की आमदनी का थैला उस संदूक में डाल आया। उस संदूक में रुपयों का थैला डालने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी जैसे डाक के बम्बे में पत्थर या पैकेट डालने की होती है। थैले को कुछ चिपटा कर संदूक के अंदर खिसकाया जा सकता है, उसे बाहर से नहीं निकाला जा सकता। वह संदूक लखनऊ के मुख्यालय में खोला जाता है। वहाँ बड़े स्टेशन मास्टर के पास उसकी चाबी रहती है। उसमें से सीलबंद थैले
निकाल कर आमदनी जमा कर दी जाती है। रामप्रसाद बिस्मिल इस प्रक्रिया को भाप गए कि उसका अनुमान था कि संदूक के अंदर 10,000 रुपये तो अवश्य जमा होते रहेंगे। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि व्यक्तियों पर डाका डालने के स्थान पर सरकार पर डाका क्यों ना डाला जाए। कैसी कैसी विचित्र विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जो देश समाज के लिए निकला होता है। उन्हें अपनी भी रक्षा करनी होती है और उन अबोध अनजान उन देशवासियों की रक्षा करनी होती है जो उन्हें चोर डाकू लुटेरा समझ लेते हैं। किस तरह संसाधनों के अभाव में, किस तरह धन के अभाव में, कैसे कैसे हालातों में क्रांतिकारी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे। ये सब बातें बहुत गहराई से सोचने की बात है मित्रों। इतना डीपली अब तो देश समाज में कुछ परसेंट ही सोच पाते हैं, ना तो सबका अदर अदर का सोचना, अदर अदर का सिस्टम सेट हो गया। धन की महिमा देखो। उस धन को प्राप्त करने के लिए चोर लाटू लुटेरे भी लगे रहते थे। उस धन को प्राप्त करने के लिए वो जो सरकारी तंत्र इसको बोलते थे उस टाइम का, वो अंग्रेजी अफसरशाही, वो भी उस धन को लूटने के लिए लगे रहते थे। और क्रांतिकारियों को भी धन की आवश्यकता थी, वो भी अपने टाइम से खोज में डोल रहे हैं। तो ये कैसी चीज है, यह पृथ्वी पे क्या बनाई है, ये इसके आगे पीछे सब कुछ डोलता है। इसका आरंभ और अंत किस प्रकार, इसके बीच में इसको लेकर कितने भांति भांति के तांडव होते हैं, धोखे होते हैं, रिश्ते नाते दूर होते जा रहे हैं केवल और केवल टके के लिए। अजीब माया से शुरू टके पे खत्म, टका ही कर्म, टका ही धर्म। इस टके के चक्कर में 2 टके का होकर रह गया है इंसान। और अब जो माहौल, ये महामारी, ये सिस्टम ऐसा सेट हुआ है, पैसा भी नहीं बचा पाता। अच्छे अच्छे धनेड़ व्यक्ति, अच्छे अच्छे धनेड़ समूह, कंपनियां और अच्छे अच्छे धनेड़ देश, अमेरिका जैसी महाशक्ति बोला गया है, वो भी धराशायी हुए। विचारों की लहरों में दूर निकल आए थे क्रांति कथा से, अब वापस में जाते हैं और बढ़ाते हैं रामप्रसाद बिस्मिल के क्रांति कथा को आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिचय की ओर। यहाँ पर लेखक श्री कृष्ण सरल जी परिचय दे रहे हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी का। रामप्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर के रहने वाले, तो अनुरोध पर द हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक 7 अगस्त 1915 को शाहजहांपुर में ही आयोजित की गई। मीटिंग में बिस्मिल के अतिरिक्त राजेंद्र नाथ लाहौरी, सत्येंद्र नाथ बख्शी, मनेंद्र नाथ गुप्त, मुक्तिलाल गुप्त, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती और अशफाकुल्ला खां सम्मिलित हुए। मीटिंग में रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने उस रेल यात्रा के अनुभव सुनाए जब उन्होंने सरकारी खजाने को ले जाते हुए देखा था। उसका प्रस्ताव था, अपने पिछले कुछ अनुभवों से हमें देख चुके थे कि धन प्राप्ति के लिए डाके डालने से हमें उपलब्धि तो कुछ खास होती नहीं, उल्टे हम डाकुओं की श्रेणी में रखे जाते हैं और अपने ही भाइयों के खून से हम अपने हाथ रंगे पड़ते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव कि हम सरकारी खजाने पर ही हाथ साफ करें और यह काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आजाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, मैं पंडित जी इस विचार का अनुमोदन करता हूँ। हम लोग जिस सरकार की से भिड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं उसी के साथ अब हमारा सीधा टकराव होना चाहिए। आखिर उस
सच्चाई कही है। कुछ उपलब्धियां तो खास होती नहीं, उल्टे डाकुओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। वो भी तो मालूम हो कि हिंदुस्तान की धरती से क्रांतिकारी लोग निशेष नहीं हो गए हैं। प्रस्ताव का समर्थन तो कुछ सदस्यों ने हाथ उठाकर किया था, पर प्रस्ताव के विरोध में अशफाक उल्लाह खान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैं सरकारी खजाना लूटने के लिए ट्रेन पर डकैती डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे विरोध के कारणों में एक तो यह है कि जिस ट्रेन में हम लूटे हो सकते हैं कि उसके हथियार लिए हुए कई व्यक्ति और हमारी भिड़ंत हो जाएगी, और इस भिड़ंत में संभव है कि दोनों ओर से कुछ जाने जाएं। ऐसी स्थिति में हम खून खच्चर के यहाँ से बच पाएंगे। ट्रेन डकैती के विरोध का मेरा पूरा कारण यह है कि हमारे ओर से सरकार के लिए खुली चुनौती हो जाएगी। सरकार अपनी पूरी शक्ति हमें कुचलने में लगा देगी। उस सूरत में हमें भी अपनी सारी शक्ति को खुद की हिफाजत के लिए लगाना पड़ेगा, और हम लोग जो करना चाहते हैं वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपना ख्याल तो यही है कि हम लोग शांत रहकर अपनी शक्ति का संचय करते रहे और मौका पाकर आजादी की लड़ाई की शुरुआत कर दें। अशफाक उल्लाह खान का विरोध कई लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि उसके तर्क ठोस थे और वास्तविकता पर आधारित थे, पर फिर भी कुछ कर गुजरने के उत्साह में लोग ट्रेन डकैती का विचार छोड़ने के लिए सहमत नहीं थे। खून खच्चर बनाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने सफाई देते हुए कहा, हम लोग जब गाड़ी रोकेंगे तो फायर करना शुरू कर देगा, जिससे मुकाबले के लिए आने वालों को अवसर ही ना मिले, और साथ ही हम मुसाफिरों को चेतावनी भी देते जाएंगे कि वो बाहर ना निकले और बेफिक्री से अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। स्थिति में ना कोई मुकाबले के लिए आएगा और ना खून खच्चर होगा। साथ ही कंवर अशफाक का दल का नाम भी दूसरी बात विचारण यह आवश्यकता पर ब्रिटेन शासन ने हमारा सीधा टकराव आरंभ हो जाएगा, पर यदि हम इतनी सावधानी से काम करें, पुलिस को डकैती की कोई सुराग ना मिले तो फिर टकराव स्थिति पैदा नहीं होगी। दल के अधिकांश सदस्यों की राय देखी, ट्रेन डकैती को स्थापित न किया जाए, यह स्थिति निर्मित हुई। देश सचिंद्र नाथ बख्शी ने प्रस्ताव का विरोध करने वाले साथी अशफाक की ओर देखा। अशफाक का कथन था, जो स्वतंत्र विचार में रहना चाहता हो मैंने रखे। मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी लोग ट्रेन डकैती के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में दल का निर्णय मुझे स्वीकार होगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मेरे विरोध का अर्थ यह कदापित न लगाया जाए कि मुझ में किसी निर्बलता का उदय हुआ है या मैं इस अभियान में हिस्सा नहीं लेना चाहता। यदि यह एक्शन किया जाता है तो मैं अपने उत्साह और उतनी ही जिम्मेदारी से इसमें भाग लूंगा जितने दल के अन्य सदस्य में अपना पार्ट अदा करेंगे। अशफाक के कथन से लोगों की रही हिचक भी दूर होती है और सभी उत्साह और जोश का संचार हो गया। ट्रेन डकैती की स्थिति 9 अगस्त 1925 निश्चित की गई और 2 दिन तक के अंदर तैयारी पूरी कर ली गई। रेलवे टाइम टेबल दिखाकर गाड़ी के समय का ज्ञान कर लिया गया और जिस स्टेशन पर कब पहुंचेगी यह निश्चय किया गया। सहारनपुर लखनऊ गाड़ी के लखनऊ पहुंचते सरकारी खजाना लूट जाए, इससे अधिक धनराशि हाथ आ सके। 9 अगस्त 1925 का दिन आया। क्रांतिकारियों के दिल में बेसब्री और अनिश्चितता की उथल पुथल होने लगी। हजारों लोगों से भरी हुई ट्रेन को रोककर उनमें से सरकारी खजाने को लूटने में क्या क्या अनुभव होंगे उसका किसी को पता नहीं था। फिर भी निश्चय किए कि अडिगता के सभी के दिलों में थी कि यह तय हुआ कि कुल 10 व्यक्ति अभियान में सम्मिलित होंगे, जिसमें से 7 व्यक्ति संदूक तोड़ने का सामान लेकर शाहजहांपुर से 3रे दर्जे के डिब्बे में सवार होंगे और शेष 3 व्यक्ति काकोरी स्टेशन से 2रे दर्जे के डिब्बे में सवार होंगे। 2रे दर्जे के डिब्बे
में सवार होने वालों को जंजीर खींचकर गाड़ी रोकने का काम किया गया था। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब शाहजहांपुर स्टेशन पर आकर रुकी तो सातों क्रांतिकारी उस ट्रेन के तीसरे दर्जे के पतक डिब्बों में इस प्रकार बैठ गए कि आवश्यकता पड़ने पर वे खिड़कियों में से ट्रेन के दोनों ओर झांक सके। सभी लोगों का अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल का यह आदेश था कि वे लोग यथासंभव खिड़कियों के पास बैठे और बाहर झांकते हुए रहे और लोगों से बातचीत करने में ना उलझे। ऐसा इसलिए किया गया था कि जिससे वह शनाख्ती या पहचानने से बच सके। जो लोग शाहजहांपुर के ट्रेन में सवार हुए थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल जय हो, चंद्रशेखर आजाद जय हो, मंथन नाथ गुप्त जय हो, बनवारी लाल जय हो, मुकुंदी लाल जय हो, केशव चक्रवर्ती जय हो और मुरारी लाल जय हो। ये 7 महान क्रांतिकारी उस काकोरी कांड के को अंजाम देने के लिए तैयार थे। ये वही सुप्रसिद्ध काकोरी कांड जो लखनऊ से काकोरी गांव है, थोड़ी दूर पर भी जाने की इच्छा हुई थी। थोड़े दिन पहले मैं वहाँ गया हुआ था, लेकिन अब कभी चक्कर लगा तो अब मन है वहाँ के उस वातावरण को, सिस्टम को, शतान को, वहाँ के उस क्रांतिकारियों के उस इतनी साहसी भरी हिम्मत और हौसले कि कुछ तो वहाँ सुगंध मिलेगी मुझे। रुकती हुई ट्रेन यात्री और खोजने को बटोरती लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। 6 बजकर कुछ मिनट पर वैसे लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन पर पहुंचना था। काकोरी के छोटे स्टेशन में 3 क्रांतिकारियों को सवार होना था। यह तीनों क्रांतिकारी थे सत्येंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लोहड़ी और अशफाक उल्लाह खां। ट्रेन का समय हुआ था देखकर सत्येंद्र नाथ बख्शी दूसरे दर्जे के टिकट खरीदने के लिए टिकट करके अंदर दाखिल हुए। उन्हीं दिनों प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को ऐसी सुविधा थी कि वे सामान्य खिड़की के बजाय टिकट करके अंदर से टिकट ले सकते हैं। सत्येंद्र नाथ बख्शी ने जब दूसरे दर्जे के लखनऊ के 3 टिकट मांगे तो टिकट बाबू ने नीचे से ऊपर तक घूर घूर कर देखने लगा। उसके इस प्रकार देखने का कारण यह था कि एक तो वह युक्त उस स्टेशन पर पहली बार दिखा था और दूसरा उसे देहात के स्टेशन पर 4-6 महीनों में कभी कोई एक टिकट दूसरे दर्जे का बिकता होगा। टिकट बाबू को इस प्रकार घूरते देखकर सत्येंद्र बख्शी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उससे अंग्रेजी में कहा, मैंने आपसे लखनऊ के दूसरे दर्जे के 3 टिकट मांगे हैं। टिकट बाबू को यह सुनकर सकपका गया। उसने झट 3 टिकट दे दिए। टिकट लेकर सत्येंद्र नाथ बाहर आ गए और अपने दोनों साथियों को उसने एक टिकट के लिए प्लेटफार्म पर वह गाड़ी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, यहाँ प्रतीक्षा पे आपको भी यहाँ पर क्रांतिकारी के शेष भाग के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मन तो कर नहीं रहा है, तन तैसा आया हुआ है, लेकिन क्या करे, समय का भाव है, उसकी सीमाओं में हम भी बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। तो आज की क्रांति कथा को